नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हो रही है। पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। जहरीला कफ सिरप पीने से अब तक दोनों राज्यों में कुल 24 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिनमें मध्य प्रदेश में 2 सितंबर से आज तक 20 बच्चे और राजस्थान के 4 बच्चे शामिल हैं। मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और पंजाब ने इस कफ सिरप की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। दरअसल इस मामले की शुरुआत 24 अगस्त से हो गई थी, जब छिंदवाड़ा के परसिया के रहने वाले 4 साल के बच्चे शिवम राठौर को उसके परिजनों ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को दिखाया। अब ये प्रवीण सोनी कौन है? प्रवीण सोनी वही डॉक्टर हैं जिन्होंने सर्दी, खांसी, जुकाम को बच्चों को जो कि था, उन्हें देखा, उनका परीक्षण किया और फिर उन्हें कोल्ड सिरप लिख दी। यहां गौर करने वाली बात है कि छिंदवाड़ा के परसिया में जिन बच्चों ने कोल्ड सिरप खरीदी, वो डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी के मेडिकल स्टोर से ही खरीदी गई। जिन बच्चों ने कफ सिरप ली, उससे बच्चों को पहले तो पेशाब रुकने की शिकायत शुरू हो गई, फिर उनका किडनी का संक्रमण की शिकायत आने लगी, जिसके बाद शिवम को पेशाब रुकने की समस्या हुई। जब शिवम राठौड़ की हालत गंभीर हुई तो उसे इलाज के लिए नागपुर भेज दिया गया। नागपुर इसलिए भेजा कि छिंदवाड़ा में जब भी कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो नागपुर पहुंचा जाता है, तो नागपुर के हॉस्पिटल में भेजा गया। किडनी की संक्रमण की वजह से शिवम राठौड़ की 4 सितंबर को मौत हो गई। प्रशासन ने इसे सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि डॉक्टर को लगा कि किसी भी जिले में 1 या 2 बच्चों की मौत होती रहती है, मरते रहते हैं, इसमें इतना चिंतित होने की क्या बात है, जिससे शिवम भी मर गया। अगर डॉक्टर इसे सामान्य घटना नहीं मानते, इस पर उसी समय गंभीरता से संज्ञान ले लेते, तो शायद शिवम के अलावा 19 बच्चे मध्य प्रदेश के बच जाते, उनकी मौत नहीं होती। दुर्भाग्य यह रहा कि यह हो नहीं पाया। अब 15 दिन में जो 6 बच्चे हैं जिनकी किडनी फेल हो गई, जिनकी मौत हो गई, प्रशासन को लगा कि मामला गंभीर है। बच्चों की मौत से छिंदवाड़ा के परसिया से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सनसनी फैल गई। आनन फानन में 20 सितंबर को परसिया सिविल अस्पताल के एक अलग वार्ड बना दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहां सवाल यह भी है कि एक ही इलाके में एक ही पैटर्न से हो रही बच्चों की मौतों पर स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन को सचेत होने में 18 दिन लग गए। अब यहां सिस्टम का खेल देखिए। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो सिस्टम का खेल बता रहा हूं। 29 सितंबर को छिंदवाड़ा में जिस दवा को जहरीली दवा मानकर बैन कर दिया गया, उसके सैंपल की जांच रिपोर्ट 4 अक्टूबर की रात तक आ सकी, जबकि तमिलनाडु सरकार ने 24 घंटे के भीतर कफ सिरप की जांच कर ली और यह बता दिया कि इसमें 48% जहर है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद तमिलनाडु सरकार ने श्री सन फार्मास्यूटिकल में होने वाले इसके प्रोडक्शन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, और यह सब कुछ 24 घंटे में हुआ। लेकिन 29 और 30 सितंबर को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की टीम ने क्षेत्र में जाकर 19 दवाओं के सैंपल लिए। एनआईबी पुणे की टीम ने भी माइक्रोबायोलॉजी जांच के लिए एक बॉडी यानी कि शरीर के फ्लूइड को सैंपल के लिए लिया, और उसकी रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कफ सिरप को क्लीन चिट दे दी। केंद्र की एजेंसियों ने सैंपल की जांच में यह पाया कि कफ सिरप में
डाई इथेनिल ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल केमिकल नहीं पाया गया, जबकि तमिलनाडु डायरेक्टर ऑफ ड्रग कंट्रोल की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में यह सामने आया है कि यह सिरप नॉन फार्मास्यूटिकल ग्रेड केमिकल से तैयार किया गया था। जांच के दौरान कंपनी के मालिक ने मौखिक रूप से यह स्वीकार किया कि उसने 2 बार में प्रोपेलिन ग्लाइकोल के 50 किलो के 2 बैग खरीदे, यानी कि कंपनी ने 100 किलो जहरीला केमिकल खरीदा था। जांच में इसका ना कोई बिल मिला और ना खरीद की एंट्री बुक में दर्ज की गई। पूछताछ में जांच अधिकारियों को यह बताया गया कि भुगतान कभी कैश तो कभी जीपे के द्वारा किया गया। श्रीमान जी, लैब जांच में यह भी पाया गया कि सिरप में डाइइथिलीन ग्लाइकोल डीईजी और इथिलीन ग्लाइकोल ईजी जैसे जहरीले रसायनों की मौजूदगी तय सीमा से 486 गुना अधिक थी। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट की माने तो यह मात्रा ना सिर्फ बच्चों के लिए घातक है, बल्कि यह हाथी के बराबर के किसी जानवर की किडनी और ब्रेन को भी, यानी कि दिमाग को भी नष्ट कर सकती है। ऐसे अब सरकार ने भी मान लिया है कि कप सिरप में जहरीला केमिकल था, लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार ने कप सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम भेज दिया है। अब आप इसे क्या कहें। इस बीच में आपको बता दूं कि जिस डॉक्टर का आप फोटो देख रहे हैं नीचे, उस डॉक्टर को जब गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, तो आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका विरोध किया। मध्य प्रदेश चैप्टर के जो हेड हैं, उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि इसमें डॉक्टर की गलती क्या है। डॉक्टर ने तो दवा लिखी है, दवा की अनुमति किसने दी, दवा में क्या मिला है, इसकी क्लीन चिट किसने दी। असल में किसी भी दवा को जब कोई कप सिरप है या कोई ड्रग है, उसको लेने से पहले केंद्र की तमाम एजेंसी हैं, उनसे अनुमति लेनी पड़ती है। वो जांचती हैं, परखती हैं, उसके बाद अनुमति देते हैं। और ये हुआ भी, अनुमति मिली। जब अनुमति मिली तो उसके बाद फिर तमाम मार्केटिंग के लोग, एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के लोग एक्टिव होते हैं। वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं कि ये हमारी दवा है, इसके ये ज़रूरी सर्टिफिकेट हैं, इसकी ये ज़रूरी परमिशन है, और इस परमिशन के आधार पर आप हमारी दवा को मरीजों को लिखिए। डॉक्टर ने लिख दिया, क्योंकि दवा में जो कंपोनेंट होने चाहिए वो कंपोनेंट थे किसी भी बीमारी के लिए, लेकिन उस कंपोनेंट की मात्रा क्या थी, वो कितने प्रतिशत मिलाई गई, ये जानकारी तो उन एजेंसियों के पास होती हैं जो अनुमति देती हैं। और वो मात्रा जो है वो तय सीमा से कई गुना ज्यादा मिलाई गई। अब इसको देखने वाले कौन है, इसकी एजेंसियां कौन है, ये भी एक गौर करने वाली बात है। असल में ऐसे में अब यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ड्रग कंट्रोलर का रोल क्या होता है। यह समझने वाली बात है कि ड्रग कंट्रोलर का रोल क्या होता है, वो क्या काम करता है और कैसे इन चीजों का अध्ययन करता है, कैसे दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम और नियमों का निर्धारण, मानकों का निर्धारण करता है। खून और खून के उत्पादों, टीकों और सीरम जैसी दवाओं की श्रेणी के लिए जो निर्माण है, उसकी जो बिक्री है, उसका जो आयात है, इसके लिए लाइसेंस लेना होता है। सरकार लाइसेंस देती है। साथ ही दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण की गुणवत्ता पर भी सरकार कड़ी निगरानी रखती है। इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था बनाई हुई है। यह सुनिश्चित करना कि दवा उद्योग संबंधित कानून और नियमों का पालन आखिर कैसे हो रहा है। औषधि नियंत्रण अधिनियम 1950 के तहत दवाओं के मूल्य का नियंत्रण, यह सुनिश्चित करना कि बाजार में जो उपलब्ध दवाएं हैं वो सुरक्षित हैं,
या मानव उपयोग के लिए उपयुक्त हैं, इसके लिए बाकायदा ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी और केंद्र की एजेंसियां निगरानी रखती हैं। अब यह भी जान लेते हैं कि जो तमाम राज्यों में ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनका काम क्या है। ड्रग इंस्पेक्टर क्या करते हैं? ड्रग इंस्पेक्टर जितनी भी दवाएं हैं उनके निरीक्षण, उनकी जो निर्माण इकाइयां हैं यानी कि उनकी जो फैक्ट्रियां हैं उनका निरीक्षण करते हैं, दवाओं के नमूनों का परीक्षण लेते हैं, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत नियमों को लागू करके और दवाओं की सुरक्षा गुणवत्ता को प्रभावकारी तरीके से सुनिश्चित करते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो रहा था क्या? बात यहां पर मध्य प्रदेश की नहीं है, बात यहां मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, केरल, तमाम राज्यों की है, क्योंकि एक बड़ा रैकेट होता है, दवा कंपनियों का एक बड़ा रैकेट होता है। अच्छा, ये तो सबको पता है कि दवा कंपनियां डॉक्टर्स को लालच देती हैं, डॉक्टर्स को बहुत सारे पैकेज देती हैं, विदेश टूर के पैकेज होते हैं, देश के अंदर कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस के पैकेज होते हैं, उनको गिफ्ट दी जाती हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गिफ्ट दी जाती हैं। वो इसलिए दी जाती है कि आप हमारी दवा लिखिए। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, देश के सभी लोगों को पता है। लेकिन केंद्र की एजेंसियां हैं, वो जब दवाओं को अनुमति देती हैं, उसमें जो कंपोजिशन है, उसमें जो कंपोनेंट है, जो दवाओं में मिलाया जाता है, क्या मार्केट में जाने के बाद उनकी जांच होती है, उनको परखा जाता है? ड्रग कंट्रोलर क्या कर रहे हैं? राजस्थान में भी कार्रवाई हो गई, मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई हो गई, लेकिन यहां तो बच्चे मर गए। आपको पता है जो बच्चे मरे उनके परिवार के लोगों ने इन बच्चों का इलाज करने के लिए कितने रुपए खर्च किए? लाखों रुपए। किसी ने 4 लाख रुपए, किसी ने 5 लाख रुपए, किसी ने 10 लाख रुपए। अपने ही चैनल पर दिव्यांश के परिवार के लोगों ने बताया कि उसके इलाज में 10 लाख रुपए खर्च हो गए। सरकार मुआवजे की बात कर रही है, लेकिन कितना? बड़ा सवाल ये भी है। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि व्यवस्थाएं तो हैं, नियम तो हैं, निगरानी तंत्र है, लेकिन सब कुछ नगण्य। आज इन 24 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? केंद्र ने पहले क्लीन चिट दी, फिर तमिलनाडु ने बताया कि ये तो दवाओं में जहरीली चीज मिली है, फैक्ट्री को बैन कर दिया गया। बाद में मध्य प्रदेश ने किया, राजस्थान ने किया। पहले क्यों नहीं हुआ? दवाएं हैं, अगर किसी में किसी तरह की कोई परेशानी है, किसी तरह का कोई खतरा है, तो तत्काल जांच की व्यवस्था 24 घंटे 72 घंटे में क्यों रिपोर्ट नहीं आती है? क्या इसके लिए व्यवस्थाएं हैं? नहीं, कागजों में है, फाइलों में है, तमाम जो मंत्रालय की वेबसाइट है उसमें है, लेकिन जमीनी हकीकत में व्यवस्थाएं नहीं है। ये पूरे देश की स्थिति है। अब मैं पूछना चाहता हूं, इन 24 मौतों का जिम्मेदार कौन है? 24 मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या हमारा सरकारी सिस्टम है? इसकी जवाबदेही तय होगी? किसी के घर पर बिल्डोजर चलेगा? किसी को सजाए मौत होगी? नहीं होगी। समिति होगी, जांच होगी, एसआईटी बनेगी और उसके बाद कुछ सालों बाद सब कुछ धुआं धुआं। और शुरुआती दौर में भी डॉक्टर के ऊपर टोपी डाल दी गई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। डॉक्टर कह रहा है, आईएम कह रहा है कि हमारी गलती क्या है? दवा को बिकने की अनुमति किसने दी? दवाओं पर निरंतर नजर रखने और जांच करने की जिम्मेदारी किसकी थी? और अगर ड्रग कंट्रोलर की थी और अगर ड्रग इंस्पेक्टर की थी तो एफआईआर उन पर क्यों नहीं? सवाल अब भी है, कल भी रहेगा, आज भी है कि इन 24 मौतों का जिम्मेदार कौन है? कुछ दिन तक अखबारों की, मीडिया की सुर्खी बनी रहेगी, तमाम लोग सवाल जवाब करते रहेंगे, विपक्ष राजनीति सेकता रहेगा रोटियां, लेकिन ये जो 24 लोगों की मौत है ये मुद्दा धुआं हो जाएगा। और शायद इसमें जनता भी जिम्मेदार है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उनसे हटकर जनता वोट करती है। इसलिए
इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती हैं। इस मुद्दे को लेकर बहुत से बयान भी हैं। एक नज़र बयान पर डालते हैं। सिविल अस्पताल में तो यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने आए हैं। बाकी जहाँ तक वो मासूम बच्चों की उस कफ सिरप के कारण मौत का सवाल है, इसमें तो कार्रवाइयाँ हो ही रही हैं। पुलिस की टीम उस फैक्ट्री के मालिकों को गिरफ्तार करने के लिए चेन्नई पहुँच गई है। यहाँ के एक एसडीओपी के नेतृत्व में एक टीम पहुँची है और बाकी जो बच्चे नागपुर में 5 बच्चे हैं उनका इलाज चल रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि उनकी जान को बचाया जा सके। हालांकि बच्चों की उम्र बहुत कम है और बहुत ही उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, तो ईश्वर से प्रार्थना है कि वो बच सके। बाकी उनके घरों में जा रहे हैं। इलाज के दौरान नागपुर में जो उनको ऊपर जो आर्थिक बोझ आया है वो शासन वहन करेगा और जिनकी मृत्यु हो गई उनको 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की जो घोषणा की है, ये भी उन लोगों से सांत्वना देने के साथ साथ ये सब जानकारियाँ भी ली जा रही हैं। और परासिया का ये जो 100 बेड का सिविल अस्पताल है, ये ठीक प्रकार से संचालित हो, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इलाज हो और जो सरकारी सप्लाई से जो दवाइयाँ मुफ्त में दी जाती हैं उसमें उन्हीं दवाइयों का लोग उपयोग करें, जिससे कि इस प्रकार के कफ सिरप जो जिसके कारण इस प्रकार की घटना हुई है उसकी लोगों को आवश्यकता न पड़े। इन सब चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ एक बात और ध्यान में लाई गई थी कि सीएमएचओ और सिविल सर्जन दोनों एक ही व्यक्ति दोनों पद पर हैं, तो सिविल सर्जन नए व्यक्ति को चार्ज दिया है। मैंने जैसे आपको पहले बोला, कोई भी दवाई आती है, मैं आपको बोल रहा हूँ सब दवाइयों के लिए, आप एक दवाई 2 की बात कर रहे हैं, सब दवाइयों की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरर उसको टेस्ट करता है, हमारे पास आती है, हम उसको टेस्ट करते हैं। सर वो बात नहीं कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं जब ये मुद्दा उठ गया कफ सिरप का, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है, क्या आपका डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट जाके उसके अंदर इनिशिएटिव लेगा इसको जांच के लिए? हमारा डिपार्टमेंट जाके सैंपलिंग कर रहा है और कुछ ऐसे इश्यूज हुए थे कि जिसको दवाइयाँ जो मतलब हमारे दायरे में सही नहीं थी, उससे कम राजा राम जी ने बताई, तो हमने उसको सस्पेंड किया। सर इसी संदर्भ में जेनरिक और प्रोपेगेंडा जो चल रही है ना सर, बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही है आता है जब भी हमारे पास फाइल मेरे पास आती है कि कोई किसी की कंप्लेंट किसी को बैन करना है, उसके ऊपर आती है, सैंपलिंग होती है, वो ड्रग कंट्रोलर खुद ही उसको कर देता है। ठीक है, मौसम बदलेगा, खांसी जुकाम होगा और जो सिर्फ लोगों में सब हो गया है। हम यही तो बार बार आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सख्ती रहेगी, सिर्फ ऐसे लोगों को दी जाए। नहीं, मेरी बात सुनो, सख्ती इसमें पूरी है। हम जब आपको बता रहे हैं कि हमने उन दवाइयों का हमने सैंपलिंग कर लिया है, 4 स्टेजेस से वो गई है, आपको बता दिया कि डेथ्स के कारण हमने बता दिया। आप आज जो चर्चा हो रही है कि ये जो डेथ्स क्यों हुई, क्या मिसयूज हुआ दवाई का, हम इन इशू पे हम कर रहे हैं, तो मैंने तो आपको सब बता दिया। देश और मध्य प्रदेश के अंदर ये बड़ी दर्दनाक घटना है। एक मासूम बच्चों की जान गई और सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई कि जिम्मेदार कौन है। ना मुख्यमंत्री जी जवाबदारी लेना चाहते, जिम्मेदारी लेना चाहते, ना स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदारी लेना चाहते। छोटे अधिकारियों, एक डॉक्टर पर कार्रवाई की गई। मैं समझता हूं कि जिस कंपनी ने दवाई बनाई, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? उस कंपनी को मध्य प्रदेश के अंदर किसने अनुमति दी? ड्रग डिपार्टमेंट के लोगों ने। क्या वो जिम्मेदार नहीं है? और अगर सरकार जिम्मेदार नहीं है तो मासूम के बच्चों की हत्या का जो मृत्यु हुई, ये सिस्टम का फेल्यूर है। ये सीधे सीधे एक हत्या हुई है। ठाकरे परिवार से मिल के आया, जिसकी बच्ची को गाड़ने के बाद भी बड़े
से कह सकता हूं कि आज उनके परिवार पर 14 लाख रुपए कर्ज हो गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पूछ रहे थे कि जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं, लेकिन जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, जिम्मेदारी सिस्टम की है। आज बच्चों की मौत हुई है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो घटती हैं, आपको याद होगा कई सारे अस्पतालों में आग लग जाती है, नवजात बच्चे जल जाते हैं। जिम्मेदारी कौन लेता है? लेकिन यहां पर एक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा चल रही है। उस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में बाजार में मिलावटी चीजें मिल रही हैं, मिलावटी दवाइयां मिल रही हैं। आप यकीन मानिए कि बाजारों में जो मेडिकल स्टोर हैं वो नकली दवाओं से भरे पड़े हैं। अगर सैंपलिंग की जाए तो आप दंग रह जाएंगे, लेकिन सिस्टम में व्यवस्था नहीं है। सिस्टम में लोग तो हैं, लेकिन क्या हर रोज मेडिकल स्टोर की सैंपलिंग होती है? क्या उसे अपडेट किया जाता है? दवा कंपनियों की सबसे बड़ी चीज है कि दवा कंपनियां अगर आप सैंपलिंग कर लें तो उसकी जांच में क्या होता है। हमने एक स्वास्थ्य मंत्री को देखा था कि एक जिले में गए, वहां जाकर एक रेस्टोरेंट में घुस गए क्योंकि खाने की टेबल नहीं मिली, और उसके बाद उन्होंने सैंपल कराया कि तीनों सैंपल ये गलत है खाने में, और उस पर मामला दर्ज किया। 1.5 महीने बाद रिपोर्ट आती है, 3 सैंपल में से 2 क्लियर हो जाते हैं और एक में मामूली कमी निकलती है। 1.5 महीने बाद, इन 1.5 महीनों में कितने लोगों ने उस रेस्टोरेंट पे खाना खाया होगा? कौन था? स्वास्थ्य मंत्री खुद ये कहते हैं कि मैं खुद सैंपल लेने आया हूं, जांच करने आया हूं। 1.5 महीने बाद कल्पना कर सकते हैं 24 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश पूछ रहा है, राजस्थान नहीं बल्कि देश पूछ रहा है। और जिम्मेदारी क्या वाकई तय होगी? इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मध्य प्रदेश सरकार ने